हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये है टेस्ट सीरीज नंबर 115 जो कि तिरुपति वर्कशॉप के क्वेश्चन से टेस्ट लिया गया था। और ये ऐसा एग्ज़ाम है जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होने की वजह से कैंसिल हो गया है, क्योंकि क्वालिफाई नहीं कर पाए जितनी सीटें थी। ठीक है। और यहाँ जो टेस्ट हमने इस क्वेश्चन से लिया तो बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई किया, जिसका रिजल्ट हमने निकाल भी दिया है और उसका वीडियो भी अपलोड कर दिया है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें 1 से लेके 45 तक के जो क्वेश्चन थे वो सिर्फ कैरेज रिलेटेड थे, और जिसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। और ये जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। और आज जो हम करेंगे वो 46 से लेके 110 क्वेश्चन तक करेंगे, जो कि सभी डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं 46 से लेके 110 तक। 46 नंबर जो क्वेश्चन है, जो 46 से लेके 110 तक के जो क्वेश्चन है वो पूरे ऐसे क्वेश्चन है जो मैकेनिकल में किसी भी डिपार्टमेंट के लिए यूज़फुल है, चाहे वो AWM के एग्ज़ाम दे रहे हो या AME का एग्ज़ाम दे रहे हो या JEE का एग्ज़ाम दे रहे हो या टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दे रहे हो या CNW में हो या कैरेज वर्कशॉप में हो या वैगन वर्कशॉप में हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए 46 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ, जो 46 नंबर क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फ्लैश बैक अरेस्टर इन गैस कटिंग ऑपरेशन। जो गैस कटिंग ऑपरेशन होता है उसमें एक जो आपका नोज़ल जो होता है गैस कटिंग में, इस तरह से नोज़ल होते हैं। ठीक है, ऐसे होते हैं। इसमें फ्लैश बैक अरेस्टर यहाँ लगाया जाता है। जो DA गैस होता है ना, DA गैस, उसके पहले एक लगा गैस के बाद यहाँ एक फ्लैश बैक अरेस्टर लगाया जाता है। उसका काम क्या होता है कि जो फ्लेम है वो रिटर्न नहीं होने देता है, क्योंकि जो फ्लेम यहाँ से रिटर्न होगा और हाथ यहीं पकड़ा जाता है। ठीक है, तो जैसे ही फ्लेम रिटर्न होगा तो आग लगने का, हाथ जलने का कुछ चांसेस होगा और बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए उसमें फ्लैश बैक अरेस्टर लगाया जाता है, जो इस तरह का एक बोल्ट होता है। ठीक है, जो यहाँ लगाया जाता है। यहाँ जो है नोज़ल का पॉइंट होता है और यहाँ जो है DA का पॉइंट होता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और ये जो इसका जो आंसर हो जाएगा 46 का, वो हो जाएगा C, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ गैसेस एंड फ्लेम्स इनटू द गैस सप्लाई लाइन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट इज द वेट इन केजी में पूछ रहा है वेट ऑफ डीजल इन फुल्ली फुलेड डीजल टैंक ऑफ लेंथ 2m, breadth 2m and height 0.5 mm if डेंसिटी ऑफ डीजल इज 850 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डेंसिटी जो होता है क्यूब में होता है, 850 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो डेंसिटी जब भी होता है वो क्यूब में होता है। और उसका वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, तो V बराबर होता है LBH। ठीक है, L दिया हुआ है 2 मीटर और B दिया हुआ है 2 मीटर और H जो है वो भी दिया हुआ है 0.5। तीनों को गुना करेंगे तो 2 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 में हाफ से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। लेकिन इसमें और एक है कंडीशन जो आपको देखना है। और कंडीशन क्या है कि ऑलरेडी इसमें डेंसिटी दे चुका है, यानी कि प्रेशर दे चुका है। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है P बराबर होता है मास बटा वॉल्यूम। ठीक है, तो P ऑलरेडी 850 दे चुका है, तो 850 इज इक्वल टू हो जाएगा मास यानी कि केजी, जो कि हमें निकालना है। अब वॉल्यूम कितना है 2, इसको सॉल्व करेंगे तो इधर से गुना हो जाएगा, तो केजी में जो आ जाएगा वो जो इसका पूछ रहा है वो 1700 केजी हो जाएगा, और वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 47 का C हो जाएगा। ठीक है, 47 का C। छोटा सा मैथ था और ऐसे ऐसे मैथ पूछे जा सकते हैं, तो इसके प्रति आप अलर्ट रहेंगे। व्हाट इज़ द 5 फेज ऑफ एसएस जो होता है, जो कि अभी हर रेलवे में जितने भी कार्यरत एम्प्लॉय हैं सबको इसकी ट्रेनिंग दी गई है, और हर रेलवे के वर्कशॉप में, प्रोडक्शन यूनिट में या कहीं कहीं ओपन लाइन में भी इसके जो है बोर्ड लगाए हुए मिल जाते हैं 5S के। 5S का जो 5 उसका एक एक आपको जो लाइन है वो याद रखना है, क्योंकि 5S से कोई भी एक लाइन उसका आ सकता है एग्जाम में। तो 5S में जो पहला S होता है 5S, 5S का मतलब होता है 5S। ठीक है, 5S का मतलब 5S।
पहला जो एस होता है उसका मतलब होता है सीरी, SEIRI, ठीक है। सीरी का मतलब हो गया शॉर्ट, याद रखेंगे शॉर्ट। शॉर्ट मतलब हो गया छटाई, अनावश्यक जो अनयूजुअल जो ये है गुड्स है या कुछ सामान है तो उसको फेंक देना है, ठीक है, और जो ज़रूरत का है वही रखना है। अब जैसे मान के चलिए कि ब्रेक सिलेंडर कहीं रखा हुआ है BC, और वहीं DC भी रखा हुआ है, डर्ट कलेक्टर भी रखा हुआ है, वहीं COAC भी रखा हुआ है, कट ऑफ एंगल कॉक रखा हुआ है। इसमें से कुछ डैमेज है, कुछ अच्छा है, लेकिन अच्छों को आपको ढूंढना है तो वहाँ बहुत सारा ढेर लगा हुआ है तो उसमें से निकालना मुश्किल है। तो 5S में क्या है कि जो ज़रूरत का सामान है वही रखना है, एक्स्ट्रा नहीं रखना है और उसको छांट के फेंक देना है। तो पहला सीरी का मतलब शॉर्ट, दूसरा है सीटोन, सीरी सीटोन, सीसो सिकेट्सु सिट्सुके, ये याद रखेंगे। तो सीटोन का मतलब हो गया सेट इन ऑर्डर, ऑर्डर में मतलब सुव्यवस्थित रूप से उसको रखना है, सेट इन ऑर्डर। तो सेट इन ऑर्डर रखने से क्या फ़ायदा है, किसी भी सामान को यदि सेट इन ऑर्डर रखते हैं तो ज़रूरत के समय पर आपको वो उपलब्ध हो जाएगा। तो दूसरा है सेट इन ऑर्डर। तीसरा है सीसो, जिसका मतलब होता है शाइन, मतलब स्वच्छता, क्लीनिंग भी, जो ग्राउंड फ्लोर है जहाँ आप काम करते हैं वहाँ क्लीनिंग भी रहना बहुत ही आवश्यक है। तीसरा होता है सिकेत्सुकु, इसका मतलब होता है स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि मानकीकरण। और चौथा जो होता है वो होता है सस्टेन यानी कि स्व अनुशासन, जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पर जो डिसिप्लिन है वो भी फॉलो करना है। तो इस हिसाब से इसका जो 48 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि बी में लिखा हुआ है कि शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्या है, इफ़ अ ट्रेन ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 80 km/h, मतलब 80 किलोमीटर के पर स्पीड में चल रही है, एंड कवर ए डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, हाउ लॉन्ग भी जर्नी टेक। तो पूछ रहा है कि एक जो ट्रेन है 80 किलोमीटर की स्पीड में चल रही है और जो पूरा डिस्टेंस है वो 240 किलोमीटर की कवर कर रही है, तो टाइम पूछ रहा है। तो टाइम बराबर बहुत ही आसान सा फॉर्मूला होता है कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस इसमें दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 240 किलोमीटर, और टाइम दिया तो स्पीड दिया हुआ है 80, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 3 आवर्स आएगा, लेकिन ये आवर्स में नहीं पूछ रहा है, ये सेकंड में पूछ रहा है। तो 3 आवर्स को सेकंड में बदल दे रहे हैं, बहुत ही आसान सा ये सवाल था। तो 3 आवर्स को सेकंड में गुना करने के लिए 3 में 60 से गुना करेंगे तो ये मिनट में बदल गया, और फिर एक बार 60 में गुना करेंगे तो ये सेकेंड में बदल गया, और ये तीनों को अगर गुना करेंगे तो 10,800 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, और यही इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। ए विजार्ड नेम नेपो सेज, एक जो जादूगर था उसका नाम था नेपो, ठीक है। उसका कहना है आई एम ओनली थ्री टाइम्स माई सन्स एज, जो उसका लड़का था यानी कि उसका जो बेटा था उसके एज से मात्र 3 गुना ये बड़ा था, ठीक है। उसके बाद माई फादर इज 40 ईयर्स मोर देन माई फादर माई फादर इज 40 ईयर्स मोर देन ट्वाइस माई एज, यानी कि जो उसका नेपो का जो एज था उसका दुगना से 40 साल ज़्यादा उसके पिताजी का एज था। टुगेदर विथ 3 ऑफ अस आर मेरे 240 ईयर्स, यानी 1240 ईयर्स, यानी कि जो तीनों का एज मिला के इतना 1240 यानी कि 1240 होता है। तो पूछ रहा है कि जो नेपो है उसका एज कितना है, ओल्ड कितना है, ओल्ड, ठीक है, ओल्ड ये कितना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम जानेंगे कि उसका सन का एज कितना था, क्योंकि सन का एज पहले नहीं मानेंगे तो फिर समीकरण बन जाएगा, इक्वेशन, और फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सन का एज हम सबसे पहले निकालेंगे। सन का एज हम मान लिया x, ठीक है, लेकिन नेपो का कहना है कि मेरा जो एज है वो सन हमारे सन के एज का 3 गुना है, 3 टाइम्स है। तो नेपो का एज कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके पिताजी का जो एज था नेपो का वो था इसके जो इसका जो एज था उसका दुगना से 40, ठीक है।
तो इसका एज कितना है 3x था, 3x में 2 से अगर गुना करेंगे तो 6x प्लस 40, ये तीनों का एज है। अब बोल रहा है कि ये तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 1240 आएगा। तो तीनों को अगर ऐड करेंगे 3x प्लस 6x प्लस x, ठीक है, 10x हो जाएगा। 10x प्लस 40 यानी कि 10x प्लस 40 इज इक्वल टू 1240, ऐसा बोलना है ये जादूगर का। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 40 उधर जाएगा तो उधर कम माइनस हो जाएगा, यानी कि 10x बराबर 40 हो जाएगा। और x में निकालने के लिए 40 में 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, यानी कि x का जो वैल्यू है वो 120 हुआ। लेकिन हमें पूछ रहा है किसका, नेपो का एज पूछ रहा है। तो नेपो का एज कितना था 3x, और 3x में 120 से गुना करेंगे तो 360 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ये नहीं सोचना है कि कोई आदमी 360 साल जीवित रह सकता है। जो मैथ में कुछ भी, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन मैथ। हम 1 लिखते हैं तो जानते हैं कि 1 के बटे में 1 होता है, 1 के पावर में 1 होता है, 1 के गुना में 1 होता है, ठीक है। इसीलिए ये इसका आंसर डी हो जाएगा, 50 का डी। क्वेश्चन नंबर 51, इफ अ ट्रेन डिपेंड्स एट 5:30 AM एंड सर्विस अराइव्स एट द डेस्टिनेशन ऑफ 9:15, एक ट्रेन है जो प्रस्थान किया, डिपार्ट्स किया 5:30 में एंड अराइव्स इट्स डेस्टिनेशन एट 9:50 PM, और 9:15 पर यानी कि 9:15 में पहुंचा। दोनों का जो गैप है वो AM PM का भी ध्यान रखना है मैथ में, ठीक है। ये नहीं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल बट अकॉर्डिंग टू रूल, ये भी याद रखेंगे। तो 5 ये AM में था और ये PM में, यानी कि बीच में 12 घंटे का डिफरेंस है। तो 5 से लेके 9:15 में 5:30 से लेके 9:15 तक के टाइम को अगर कैलकुलेट करेंगे तो 3 घंटा 45 मिनट आपको एक्स्ट्रा लगेगा, और 12 घंटा ऐसे डिफिकल्ट था, तो टोटल हो गया 15 घंटा 45 मिनट, ठीक है। अब कर रहा है 2 घंटे का स्टॉपेज उसमें लिया गया, यानी कि द स्टॉपेज टाइम ऑफ 2 आवर्स, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टॉपेज टाइम एंड द टोटल जर्नी ऑफ पीरियड। टोटल जर्नी ऑफ पीरियड कितना है 15 घंटा 45 मिनट्स, और इसको मिनट में बदलेंगे तो 915 हो जाएगा, क्योंकि 60 से उसमें गुना करेंगे 15 में तो हो जाएगा 900 प्लस ये 45 है, यानी कि 945 मिनट्स हो जाएगा। और इसको रेशियो करना है टू, जो स्टॉपेज का 2 आवर्स था उससे रेशियो करना है, तो 120 से 2 आवर्स में 120 मिनट हो गया, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे और इसको कटिंग करेंगे, ठीक है, तो वो आ जाएगा 8/63, ठीक है। इसको अगर कटिंग करेंगे तो 8/63 आ जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। और ये जो 120 है उसको ऊपर रखना है, 120 को ऊपर रखना है और 945 को नीचे रखना है, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ स्टॉपेज टाइम। पहले स्टॉपेज टाइम बोला तो ऊपर रखेंगे, एंड द टोटल जर्नी ऑफ पीरियड, यानी कि स्टॉपेज टाइम 120 था और 945 नीचे रखना है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8/63 आएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, 52 क्या है, ISO 3834, ISO, ठीक है। ISO से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो आपको याद रखना है, क्योंकि ISO जो है रेलवे में मानकीकरण बहुत ही आम बात है। बहुत सारे वर्कशॉप है जिनको ISO सर्टिफिकेट मिला है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जिसको ISO सर्टिफिकेट मिला है। तो ISO का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। और इसकी जो स्थापना हुई 23 फरवरी 1947 को हुई, ठीक है। 23 फरवरी 1947। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा या स्विट्जरलैंड में है, और इसको अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। इसमें ISO जो क्वेश्चन पूछा है 3834, ये वेल्डिंग से रिलेटेड है, और इसका आंसर बी हो जाएगा। लेकिन कुछ और ISO है जो आपको जानना है, और वो है ISO 9001, ये है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि QMS। फिर है ISO 14001, यह है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद ISO 5001, वह है एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। और उसके बाद 5S तो आप तो पढ़ लिए, वो भी इसी से रिलेटेड है 5S, जिसको कि वर्क प्लेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है 5S को। और एक ISO है
45,001 ये है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। तो ये ISO 5 जो आपको बताया गया वो आप याद रखना है, और यदि आपने नहीं याद रखा तो कोई भी क्वेश्चन इन पांचों में से एग्जाम में आ जाते हैं, तो इन पांचों में से पांचों को याद रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53। इफ x रेशियो y इज इक्वल टू 3:5, इसका मतलब है कि x का जो वैल्यू है वो 3 है और y का जो वैल्यू है वो 5 है। देन फाइंड 3x प्लस 4y रेशियो 8x प्लस 5y। इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान सा इजी मेथड है। जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 को जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 को लगाना है, और जहाँ जहाँ y है वहाँ 5 को लगाना है, और इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5 बाई डिवाइडेड बाई रेशियो हो गया, तो डिवाइडेड बाई हो गया 8 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5। ऐसे सॉल्व करेंगे तो 29 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, यानी कि 29 रेशियो 5 हो जाएगा, और जो कि 29 रेशियो 45 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 29 रेशियो 49 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, 29 रेशियो 49। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। बहुत ही आसान सा था, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने अगर लगेंगे तो फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। 6 वर्कर्स 54 के देखिए, 6 वर्कर्स कैन कंप्लीट ए जॉब इन 10 डेज। हाउ मेनी डेज विल 5 वर्कर्स टेक अ कंप्लीट द सेम जॉब। कोई काम को 6 आदमी कंप्लीट जॉब 10 दिन में ख़त्म कर लेता है, तो टोटल काम कितना हो गया 6 इंटू 10। अब 5 वर्कर्स उसी काम को कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम में 5 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। 5 को कटेंगे तो 2 होगा, 6 इंटू 2 यानी कि 12 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल आर इक्वल। एक स्क्वायर है मतलब स्क्वायर है, और एक रेक्टेंगल है मतलब ये आयत है, ये वर्ग है, यानी कि वर्ग का जो एरिया है और रेक्टेंगल का एरिया है इज इक्वल। ठीक है, आगे देखते हैं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 8 cm मोर देन लेंथ ऑफ एनी साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। जो रेक्टेंगल का ये लेंथ है, ये स्क्वायर का सेट जो स्क्वायर है उसका साइड, सभी साइड तो बराबर होंगे, इसलिए लिखा हुआ है कि एनी साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो किसी भी जो ये भुजा है उससे इसका 8 mm लेंथ इसका ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर ये x होगा तो ये x प्लस 8 हो जाएगा। चलिए, एंड द ब्रेथ इज 6 mm लेस देन लेंथ ऑफ एनी साइड ऑफ स्क्वायर। जो इसका चौड़ाई है वो किसी भी साइड से 6 कम है सेंटीमीटर में। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल विल बी इन cm, यानी कि सेंटीमीटर में इसका क्या निकलना है, परिमिति, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर बराबर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, लेकिन पहले तो एल निकालना होगा और बी निकालना होगा। तो दोनों का स्क्वायर सेम है, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि स्क्वायर ऑफ, ठीक है, ये एक्स हमने माना तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका स्क्वायर है, ये वर्ग का, ये वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोल रहा है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल था वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर था। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 हो गया। एल कितना है, एल है x प्लस 8, अब बी कितना है x माइनस 6, यही है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो इधर है 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2x माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा सॉल्व करने के बाद जो आपका एल जो है वो आएगा 32। एल कितना आएगा 32, अभी जगह नहीं है और टाइम भी नहीं है। बी आ जाएगा आपको 18। ठीक है, एल कितना आएगा 32 और बी आएगा 13। एक्चुअली में एल जो है वो
जो +8 और -6 करने के बाद इतना आएगा। और अब जब ये निकल गया है तो पेरीमीटर निकलना बहुत ही आसान है। 2 × l+b है, दोनों को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा और 50 में 2 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा और 100 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। यह है रेलवे सर्विस एंड कंडक्ट रूल से रिलेटेड क्वेश्चन है। रेलवे सर्विस एंड कंडक्ट रूल जो कि आप जानते हैं, रूल नंबर 6, 7, 8 और 9, ये 4 जगह से क्वेश्चन है। रूल नंबर 6 बोलता है कि ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन एंड यूनियन, ठीक है, एसोसिएशन और यूनियन में ज्वाइनिंग से रिलेटेड है फॉर नॉन गजटेड एम्प्लॉय। रूल नंबर 7 है डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शन। रूल नंबर 8 है कनेक्शन विथ प्रेस एंड मीडिया। रूल नंबर 9 जो है क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए हम इसमें मिलाते हैं। रूल नंबर 6 हमने क्या बोला, ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन एंड यूनियन, कौन सा है, ये 4 है। 1 का 4 किस में है, ये 1 है, 1 का 4 इसमें है और किसी में है नहीं तो पूरा आंसर जो है यही करेक्ट हो जाएगा। ऐसे एग्जाम में आपका टाइम बचेगा। पहला आंसर यदि आपको पूरा कॉन्फिडेंशियली याद है तो पहला अगर सही मिल गया तो पूरा सही मिलेगा। दूसरा क्या है, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन किस में है, 3 में है, यानी कि 2 का हो जाएगा 3, यानी कि यहाँ भी 3 है। उसके बाद तीसरा जो रूल नंबर 8 कनेक्शन विथ प्रेस एंड मीडिया। रूल नंबर 8 क्या है, कनेक्शन विथ प्रेस एंड मीडिया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, तो यहाँ के 3 जो है इसका 2 हो जाएगा। और चौथा जो है रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या बोलता है, क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, तो ये है 1 में है, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 4 आपको एक क्वेश्चन पढ़ने से आपको 4 आंसर याद हो गए। इन चारों आंसरों को याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में बी लग गया, अब मैंने बी मार दिया सही हो गया, ऐसा नहीं, उसको फिर याद करना है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद पूरे क्वेश्चन को याद करना है। यदि आपको टॉप करना है एग्ज़ाम में, ऊपर में सबसे नंबर रखना है किसी भी वैकेंसी में, जेई में या AAM में, तो आपको पूरा क्वेश्चन बढ़िया से देखना होगा, सॉल्व करना होगा, समझना होगा। जो हमारा टेस्ट होता है वो एक एक क्वेश्चन परफेक्ट होते हैं इसमें, इसलिए नज़रअंदाज करेंगे तो आप सिर्फ पढ़ते रह जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए कुछ करने के लिए आपको कुछ और करना होगा। अगला है हाउ मेनी एनेक्चर्स आर अटैच्ड विथ मेजर पेनल्टी चार्जशीट चार्ज मेमोरेंडम। जो मेजर पेनल्टी जो होता है वो होता है ऐसे 5, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 5 होता है। और उसमें चार्जशीट जब दिया जाता है तो उसमें एक मेमोरेंडम का रूल है और उसमें 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं ये भी आपको जानना है। एक तो होता है आर्टिकल, जो आर्टिकल ऑफ चार्ज है, जो आरोप लगा रहे हैं वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत लगा रहे हैं। दूसरा होता है, दूसरा जो होता है वो होता है स्टेटमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिस, जो स्टेटमेंट होता है मतलब जो लगा रहे हैं चार्ज, उसमें जो चार्ज लगाने का जो है वो उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो देना है, विवरण, ठीक है। जो मिसबिहेवियर किया है या जो कुछ गलत किया है उसका विवरण उसमें देना है। दूसरा, तीसरा क्या है, द राइज अपॉन डॉक्यूमेंट बाय विच द आर्टिकल ऑफ चार्ज आर टू बी सस्टेन। मतलब क्या है कि जो विश्वसनीय दस्तावेज है जिसके आधार पर आरोप की धारा को कायम रखा जाना है, वो विश्वसनीय दस्तावेज जो है कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट चाहिए, जिसके आधार पर जो आर्टिकल के तहत जो ऐसे 5 लगाया है वो कायम रहेगा, जो एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स वो भी होना चाहिए। चौथा क्या है, चौथा क्या है, द विटनेस थ्रू हुम द चार्जेस आर गोइंग टू बी प्रूव्ड। वे गवाह, ठीक है, जिसके माध्यम से आरोप साबित होने वाले हैं वो गवाह भी होने चाहिए। तो ये 4 मेमोरेंडम है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ऐसे आपको याद नहीं होता, ये हमने इतना लेक्चर दे दिया तो आपको अब 4 परमानेंटली याद हो गया। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, क्लीनिंग बिटवीन 2 मेटिंग पार्ट्स इज मेजर्ड बाय। जो 2 मेटिंग पॉइंट है, मतलब समझ लीजिए कि ये एक स्क्रू है, ठीक है, यहाँ एक वॉशर लगा हुआ है, यहाँ एक नट लगा हुआ है, वॉशर लगा हुआ है, और इसके बीच का क्लीनिंग अगर आपको क्लियरेंस जांचना है तो क्या करेंगे, फीलर गेज का इस्तेमाल करेंगे। और यही क्वेश्चन था, तो 58 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, 58 का तो हो गया। 59 देखिए, फाइंड आउट वाई द, फाइंड आउट व्हाट डे ऑफ द वीक वाज
जनवरी 13 1979 में जो डेट था, दिन था, वो कौन सा था, वो आपको निकालना है। तो इसके लिए करना है कि आपको जो जिस ईयर में 4 से डिवाइड हो जाता है वो लीप ईयर होता है, वो 366 डेज का होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको 1 ईयर में 7 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचेगा वो नेक्स्ट ईयर में जोड़ के फिर उसमें 7 से डिवाइड करना है, और ये लीप ईयर का ध्यान रखना है। और इस तरह से आप ये निकालना है कि जो डेट था वो कौन सा था। वो इसका हालांकि इसका ट्रिक भी आता है, आप ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। इसके हिसाब से 59 का जो सैटरडे हो जाएगा, सैटरडे, ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, आप निकाल के चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, यहाँ से सारे क्वेश्चन वेरीफाई करके पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही वीडियो बनाए जाते हैं। द एक्सपेंडिचर शुड नोट प्राइम फेसिया भी मोर देन occasion demands, and every government servant should exercise the same vigilance in respect to the expenditure incurred from public money as a person of ordinary prudence would exercise in respect of his own money। मतलब बोलता है कि मांग से अधिक नहीं होना चाहिए, जो प्रथम दृष्टया है वो अवसर मांग से अधिक नहीं होना चाहिए, और प्रत्येक कर्मचारी को सार्वजनिक धन पर जो खर्च होता है वो उसी तरह से करना चाहिए जैसे अपने खुद का धन पर आप खर्च कर रहे हैं। ये सही है, गलत है, और ये फाइनेंशियल रूल से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर येस हो जाएगा, ए, ठीक है। इतना अच्छा लाइन है और इसका आंसर नो हो ही नहीं सकता है, इसका आंसर ए हो जाएगा और बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा नहीं कि मैं लॉजिकली बोल रहा हूँ, बिल्कुल ही करेक्ट है, फाइनेंशियल रूल से रिलेटेड क्वेश्चन है। 60 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, और रियली में ये क्वेश्चन नया है कुछ, ठीक है, डिफिकल्ट तो है लेकिन नया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। द अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ एक्सेप्टेंस रिजेक्शन ऑफ मटेरियल लीज, जो मटेरियल होता है उसका एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन करने का अल्टीमेट जो अथॉरिटी होता है वो किसके पास होता है, वही आपसे पूछ रहा है। तो जो कंसाइनी होता है, यानी कि जो खरीदने वाला होता है, पाने वाला होता है, उसी के पास अल्टीमेट अथॉरिटी होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा, 61 का ए। क्वेश्चन नंबर 62 आपको देखना है। 62 इन पीएल नंबर में आपको मालूम है कि 8 डिजिट का पीएल नंबर होता है। सब ग्रुप इन पीएल नंबर द सब ग्रुप टू बी रिप्रेजेंटेड बाय, जो सब ग्रुप होते हैं वो किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो आपको मालूम है कि 8 डिजिट का पीएल नंबर होता है। पहला जो 2 डिजिट होता है वो ग्रुप को बताता है, दूसरा जो 2 डिजिट होता है वो सब ग्रुप का बताता है। तो इस हिसाब से यदि लेफ्ट साइड से ही पीएल नंबर को देखा जाता है, तो इस हिसाब से यदि आप देखेंगे तो 3rd और 4th जो नंबर है वो क्या है, सब ग्रुप है, और ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 3rd और 4th, ठीक है। लेकिन जो 5th 6th 7th 3 जो और होते हैं डिजिट, वो होते हैं सीरियल नंबर। उसका सीरियल नंबर होता है, जो सामान है उसका सीरियल नंबर होता है, और जो लास्ट जो 8वां डिजिट होता है वो चेक डिजिट होता है। और स्टोर का जो मटेरियल आपको दिया गया है उसमें सारे बढ़िया से लिखा हुआ है। आप उसमें जाके, अगर आप किसी को स्टोर का मटेरियल नहीं मिला होगा तो यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। इसके लिए आपको नाम और अपना रोल नंबर लिखना है। तो उसमें बहुत अच्छा से स्टोर का वीडियो PDF बना हुआ है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं और सब्जेक्टिव्स बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है, उसको आप कलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, तो इसका आंसर डी हो जाएगा 62 का। क्वेश्चन नंबर 63, PAC का मतलब होता है प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट जो है, एक PAC एक ये भी निकाला जाता है, ऑफर भी निकाला जाता है रेलवे में। जो स्टोर डिपार्टमेंट है वो सिर्फ सिंगल होता है, कोई पार्टिकुलर जो फॉर्म है या उसका डिस्ट्रीब्यूटर है या डीलर है या स्टॉकिस्ट है, उसके लिए इस तरह से PAC का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंगल फॉर्म वाले इसका ए आंसर हो जाएगा, 63 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, विच इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ परचेजिंग, जो परचेजिंग हम लोग करते हैं उसका उद्देश्य क्या है, क्यों परचेजिंग करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा राइट सोर्स, ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा राइट सोर्स, सही जगह से सामानी, राइट डिलीवरी, ठीक है, और राइट प्लेस, सही जगह पर, सही जगह से और सही समय पर जो डिलीवरी होता है उसी को
जो है ना वही उसका उद्देश्य होता है परचेजिंग का। तो 63 का हो जाएगा सी, क्योंकि सामान आप कहीं से भी खरीद नहीं सकते हैं जिसके पास जीएसटी नंबर या जो 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 ऑथराइज जो नंबर होता है जो गवर्नमेंट देती है, जीएसटी की जगह पर कुछ भी हो सकता है। तो उस तरह के लाइसेंस धारी जो हैं उन्हीं से इनकी खरीदारी की जा सकती है। ठीक है, राइट सोर्स हो गया। राइट डिलीवरी, सही जगह कहाँ डिलीवरी देना है वो भी वहाँ पहुँचना चाहिए, और राइट प्लेस भी सही जगह पर होना चाहिए। तो ये सब जो कॉलम पूरा करता है, ये जब कॉलम को जो फुलफिल करता है उसी से खरीदारी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं भी ब्लैक में अगर मिल गया है तो खरीद लें, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, 64 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 65, विच वन इज नॉट रिलेटेड टू फायर रिटार्डेंट प्रॉपर्टी ऑफ रेलवे कोच फिनिशिंग आइटम। जो रेलवे कोच के फिनिशिंग आइटम होते हैं, जैसे कर्टन्स होते हैं, रेगजिन्स होते हैं, बर्थ होते हैं, बॉटल हैंडल होते हैं, ठीक है, पिल्लो कवर होते हैं, ब्लैंकेट होते हैं, ये सब के बारे में बोल रहा है कि जो अग्निरोधी संपत्ति इसमें कौन सी नहीं है वो पूछ रहा है। तो टॉक्सिसिटी जो है वो एक अल्कोहल टाइप का होता है, और उस तरह का जो गम है या उससे संबंधित और भी मटेरियल्स हैं वो भी उसी से संबंधित हैं। डिटरेशन ऑफ विजिबिलिटी ड्यू टू स्मोक, स्मोक के कारण जो है जो कम दिखाई देता है, तो ये भी आग से संबंधित ही हो गया। लिमिटेड ऑक्सीजन इंडेक्स, ये भी फायर से ही रिलेटेड हो गया, लेकिन कंडक्टिविटी इंडेक्स जो है ये फायर से रिलेटेड नहीं हुआ, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, इन ए सिस्टम विथ एन MTBF ऑफ 1000 आवर्स व्हाट डज द मीन। ये जो है मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन है। मशीन जब हम लोग बंद करते हैं, ठीक है, और जब स्टार्ट करते हैं उसके बीच में यदि कोई खराबी ना हो तो उसी को MTBF कहता है। इसका फुल फॉर्म होता है मीन टाइम बिटवीन फेल्यूअर। ठीक है, मीन टाइम बिटवीन फेल्यूअर, और वही होता है। तो जिस हिसाब से इसकी परिभाषा है उसी हिसाब से कुछ आंसर जो है डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि द सिस्टम on average will successful operate for 1000 hour before experiencing a failure। ठीक है, फेल्यूअर से पहले का जो समय होता है और स्टार्ट करने के बाद का जो समय होता है वही होता है MTBF, यानी कि इसका 1000 आवर अगर चल गया है तो वही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, वारंटी पीरियड ऑफ फ्लेक्सिबल पॉलीविनाइल क्लोराइड एज पर स्पेसिफिकेशन नंबर RDSO 2006 CG12 रिव्यू 1 अमेंडमेंट 4 इज। इसके अनुसार कह रहा है कि जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है उसका वारंटी पीरियड क्या है। तो जब आप इसको खरीद के लाएंगे, ठीक है, आपूर्ति की तारीख से 6 ईयर्स, ठीक है, और जब इसको फिट कर देंगे उस टाइम से 5 ईयर्स की इसकी वैलिडिटी है, क्योंकि जब फिट हो जाएगा तो उस पर लोग चलेंगे और धीरे धीरे ये खराब होगा। तो 6 और 5 इसका याद रखिएगा। इस तरह से और भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिनके स्पेसिफिकेशन नंबर के साथ जो है वारंटी पीरियड आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, POH पीरियडिसिटी इन मंथ फॉर ARMB कोचेज। जो ARMB कोचेज होते हैं, एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वान जिसको कहा जाता है। ARMB का मतलब हो गया एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वान, या ART का मतलब हो गया एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, ठीक है, और ARME का मतलब हो गया एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट। और इन सब का POH 48 आवर्स 48 जो है मंथ पर होता है, और इसका IOH अब चेंज हो गया है, IOH होता है 12 मंथ पर, याद रखिएगा 12 मंथ्स पर, और POH कितना मंथ पर, 48 मंथ्स पर। क्योंकि इसका इस्तेमाल कम होता है इसलिए इसका POH लेटेस्ट होता है, लेकिन इसका IOH हमेशा होता रहता है, ताकि जो इस सर्विस में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, और जब भी इसकी ज़रूरत पड़े, इसकी ज़रूरत जो है डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत जो बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं या छोटे मोटे एक्सीडेंट होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो मेडिकल रिलीफ ट्रेन है। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 हो गया। 69 देखिए, वीडियो यदि पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, एज पर मैनुअल एंटी पिल्फेरेज मेजर्स शुड बी कैरी आउट। जो एंटी पिल्फेरेज का मतलब होता है कि कुछ ऐसे सामान रेलवे में होते हैं जो चोरी हो सकते हैं, और चोरी होने से बचाने के लिए उसमें एक टेक्निक अपनाया जाता है। जैसे रेलवे में जितने भी पंखे हैं, इंस्ट्रूमेंट है, वो 110 वोल्ट से चलते हैं, और 110 वोल्ट घर में अगर इस्तेमाल करेंगे, कोई चीज़ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ 220 होता है हमारे घरेलू उपयोग में, तो ये क्या होगा, वो ख़राब हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा, वहाँ के बॉल फ्यूज़ हो जाएंगे। तो इस तरह के टेक्निक अपनाए जाते हैं। तो यही पूछ रहा है
कौन सा है इसमें एज पर मैनुअल एंटी प्रिफरेंस मेजर शुड बी कैरी, किसमें इसमें कौन सा इसमें उसके अनुसार जो है रखा गया है वो पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बॉटल होल्डर भी है, उसमें भी जो है ना स्क्रू करके उसको टाइट करके रखा जाता है। फ्लशिंग वॉल्व भी सेफ्टी से रखा जाता है। कर्टन्स भी जो है उसमें पर्दा इस तरह से लगाए जाते हैं और इसमें इस तरह से लटकाए जाते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। बेरिंग फेल ड्यू टू, जो बेरिंग होता है वो फेल हो सकते हैं, किसके कारण हो सकते हैं? अगर इनकरेक्ट फिट करेंगे तो बेरिंग फेल हो जाएगा। इम्प्रॉपर माउंटिंग करेंगे, ठीक से माउंट नहीं करेंगे, क्योंकि माउंटिंग के लिए जो है मशीन का इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है मशीन उसका इस्तेमाल होता है, वो भी नहीं करेंगे तो बेरिंग फेल हो जाएगा। लुब्रिकेशन भी एडिक्वाट करने से जो बेरिंग है वो फेल्योर हो जाता है। एक्सेसिव हीटिंग से भी बेरिंग फेल हो जाता है। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड करंट पास थ्रू द बेरिंग, जो बेरिंग में है वो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड जो पास होगा, आपने सुना होगा कि जो CTRB है उसमें जो है वेल्डिंग से उसको नुकसान हो सकता है, और उसके लिए जो है ना इसमें अर्थिंग डिवाइस लगाया जाता है LHB में। ठीक है, तो इसका आंसर जो है हो जाएगा डी, क्योंकि सभी जो है करेक्ट हैं, सभी करेक्ट। इसमें से कोई भी एक ऑप्शन अगर नहीं अपनाया गया बेरिंग फेल्योर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। विच वन इज़ नॉट ए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ऐसा होता है कि जिसमें मटेरियल को टेस्ट भी कर लिया जाए लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं हो, वो ख़राब नहीं हो, कटिंग नहीं हो, किसी प्रकार का डैमेज नहीं हो। तो अल्ट्रासोनिक टेस्ट में नहीं होता है। डाई पेनिटेंट जो टेस्ट होता है उसमें भी नहीं होता है। कंप्रेशन टेस्ट में जो है उस मटेरियल को खींच के टेस्ट किया जाता है तो ये हो जाता है, लेकिन जैगलो टेस्ट में भी नहीं होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 71 का सी। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। विच वन इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है वो आपसे पूछ रहा है। तो पूरा जो ऑप्शन है उसको ध्यान से पढ़ना है। सॉक न्यू फेल्ट सील इन ऑयल एट अराउंड 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अबाउट 30 मिनट्स, ये भी सही है। उसके बाद जो है हीट द इंस्पेक्टेड बेयरिंग इन इंडक्शन हीटर विथ डीमैग्नेटाइज फैसिलिटी टू द टेम्परेचर ऑफ 120 डिग्री सी एज स्पेन ऑफ 40 to 50 मिनट्स। ये 40 to 50 मिनट्स नहीं होता है, 5 to 7 मिनट्स होता है। ये गलत हो गया बी का, बाकी ये भी सही है, ये भी सही है। तो 72 का हो जाएगा बी, क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। इन ए रोलर बेयरिंग इफ द क्लियरेंस इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस व्हाट कैन हैपन टू द बेयरिंग परफॉर्मेंस। जो रोलर बेयरिंग है उसका जो क्लियरेंस है उसको कम करेंगे, तो क्लियरेंस अगर कम करेंगे तो इसका वियर क्या है, आपस में ज़्यादा नज़दीक रहेगा तो घिसेगा ज़्यादा, यानी कि वियरिंग जो है वो ज़्यादा होगा, यानी कि इंक्रीज वियर हो जाएगा। आंसर उसका सी हो जाएगा। ठीक है, 73 का हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। चलिए, विच वन इज इनकरेक्ट फॉर CTRB। जो CTRB जो रोलर बियरिंग का एक बहुत ही खूबसूरत PDF आपको दिया गया है, और इससे क्वेश्चन भी बहुत सारे इसी एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं। तो रोलर बेयरिंग के PDF को यहाँ से कलेक्ट कर लीजिएगा, और उसका वीडियो भी ऑलरेडी बना हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। और यहाँ से जो मटेरियल है लेने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, नाम और रोल नंबर लिख के भेजना है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। न्यू बियरिंग MEP का मतलब होता है MEP। ठीक है, MEP का मतलब होता है MEP जो होता है माउंटेड इंड प्ले। ठीक है, माउंटेड इंड प्ले अगर न्यू बियरिंग है तो उसमें रहता है 0.025 से लेके 0.330। यदि ओल्ड बियरिंग है, ये सही है। और बी में देखिए, ओल्ड बियरिंग है तो उसका MEP जो है होता है 0.025 से लेके 5.500, ये भी सही है। तीसरा है द बियरिंग असेंबल शुड बी रिमूव्ड विथ अ हाइड्रोलिक एक्सट्रैक्टर। ठीक, ये भी सही है। जो हाइड्रोलिक एक्सट्रैक्टर है उससे वेल्डिंग को रिमूव किया जाता है और उसी से सेट भी किया जाता है। चौथा जो है वह बियरिंग शुड बी रिफर्बिशेड। ठीक है, OEM ऑन मैन्युफैक्चर आफ्टर FD 18 मंथ्स नहीं होता है। ये जो है 3 years या 10 लाख किलोमीटर्स, दोनों में से जो पहले होगा वही होगा।
तो यही ये गलत हो गया, तो इसका आंसर डी हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट चुनना था। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, विच वन इज नॉट करेक्ट फॉर ए वेल्डिंग सिंबल बेसिक एलिमेंट्स। वेल्डिंग सिंबल इसमें से जो बेसिक एलिमेंट्स है वो कौन से नहीं है? रेफरेंस लाइन ये भी है, फिनिश्ड सिंबल ये भी है, डायमेंशन भी है, लेकिन वेल्ड डिफेक्ट कोई सिंबल नहीं है। ये वेल्ड डिफेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 75 का, क्योंकि पूछ रहा था बेसिक एलिमेंट्स पूछ रहा था, तो इसका डी हो जाएगा 75 का डी। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, इन इलेक्ट्रोड कोड, जो इलेक्ट्रोड कोड है EB5426H3JX, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई, इसमें पूछ रहा है। तो ई का जो इसमें मीनिंग होता है 76 नंबर क्वेश्चन है, और इसका ई जो मीनिंग होता है वो होता है जो रेडियोग्राफिक क्वालिटी इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा, रेडियोग्राफिक क्वालिटी इलेक्ट्रोड। क्वेश्चन नंबर 77 नंबर देखिए, इन गैस कटिंग व्हाट डज द टर्म KERF, इसका जो KERF होता है उसका मीनिंग क्या होता है? जो गैस कटिंग होता है उसमें मीनिंग इसका होता है द विड्थ ऑफ कट ग्रूव या गैप, यही इसका आंसर होता है। ठीक है, तो 77 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, एन EOT क्रेन ऑपरेट्स एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ऑपरेट किया जा रहा है अलोंग द ब्रिज। ठीक है, ब्रिज के साथ। इफ इट नीड टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर्स, हाउ मेनी मिनट्स विल टेक अ कवर दैट डिस्टेंस। 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 300 मीटर को करना है, तो इसमें 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, 60 हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये क्या पूछ रहा है? मिनट में, ये 60 सेकेंड में आया ना, ये मिनट में पूछ रहा है, तो इसका आंसर डी आंसर हो जाएगा, डी। ये भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, द फैक्ट्री एक्ट 1948 रिक्वायर्स फैक्ट्री टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू वर्कर्स, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिटी ऑफ वाटर इन लीटर पर डे दैट शुड बी प्रोवाइडेड पर वर्कर्स। मतलब फैक्ट्री एक्ट के नियम के तहत एक नियम है, इसमें कहा गया है कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, उनको ड्रिंकिंग वाटर जो है, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है, ड्रिंकिंग वाटर विल बी प्रोवाइड। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी लीटर्स पर हेड पर वर्कर विल बी प्रोवाइड, मतलब पूरे वर्कर के जो रहेंगे उसमें एक आदमी के हिसाब से कितना लीटर होना चाहिए। तो 4.5 या 5 होना चाहिए, लेकिन इसमें आंसर 4 दिया है, तो इसको डी ले लेंगे। हालांकि जो डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ है उसमें आंसर जो दिया गया है विभाग के द्वारा वो 3 दिया गया है, लेकिन इसका आंसर डी होना चाहिए, 4 ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 हो गया, 80 देखते हैं। अ नेगेटिव डिफरेंस बिटवीन डायमीटर ऑफ होल एंड द शाफ्ट इज कॉल्ड। नेगेटिव डिफरेंस मतलब जो शाफ्ट होगा उसका होल से ज़्यादा ही होगा, इसका जो इसमें जाएगा ज़्यादा ही होगा, तो इसी को नेगेटिव डिफरेंस कहा जाता है। और जो हमारा एक्सल और व्हील का जो फिटमेंट होता है वो इसी बेस पर होता है, इसको इंटरफेरेंस कहा जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 80 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, 81 क्या है? विच सेक्शन ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1948 डील्स विद द प्रोविजन ऑफ फेंसिंग ऑफ मशीनरी। जो मशीनरी का जो लगाने का जो फैसिलिटी है, रूल्स है, वो फैक्ट्री एक्ट के रूल 21 में है, यानी कि 81 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, इफ़ AAC इज 36 नंबर, AAC का मतलब हो गया एवरेज एनुअल कंजम्पशन, और वो 36 नंबर है, यानी कि एवरेज एनुअल है, यानी कि पूरा वर्ष का है, एक साल का है, और उसको मंथली में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसमें 3 से डिवाइड करेंगे। देन क्वार्टरली रिक्वायरमेंट इज, क्वार्टरली पूछ रहा है तो मंथली पहले निकालेंगे, 3600 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 300 आ जाएगा। और क्वार्टरली मतलब 4 मंथ्स, ठीक है, तो 4 में 300 से गुना करेंगे तो 1200 हो जाएगा। नहीं, क्वार्टरली मतलब 3 मंथ्स, 3 में 300 से गुना करेंगे तो 900 हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, डी। ठीक है, 82 का डी। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ए डॉक्यूमेंट्स। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है उसमें डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन एक कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है, और जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है .xlsx। ठीक है, इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, इफ़ ए कंप्यूटर हैज़ 8 GB गीगाबाइट्स, GB मतलब गीगाबाइट्स ऑफ रैम, 8 GB रैम है, बहुत सारे फ़ोन अभी 8 GB रैम के भी आ गए हैं। ठीक है,
तो 8 GB के रैम का भी आप फ़ोन खरीद सकते हैं। हाउ मेनी मेगाबिट्स, उसमें कितना MB होगा, तो बहुत ही आसान है, जितना GB है उसमें 1024, ये तो सबको मालूम है क्योंकि फ़ोन सबके पास रहता है। 1 GB में 1024 MB, 1024 MB, इसको गुना कर दीजिए, जो आपको आएगा आंसर वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका 8192 आंसर आएगा गुना करेंगे तो, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, इफ ए पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल मतलब समकोण त्रिभुज, ऐसा वाला, इसके सभी भुजाएं आपस में बराबर, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा वाला, ठीक है, ऐसा वाला। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आप जानते हैं समकोण जो त्रिभुज होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 इंटू साइड्स स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड जो होता है भुजा उसका स्क्वायर होता है। तो क्या दिया हुआ है, इफ पेरीमीटर इक्वल ट्रायंगल 18 इफ पेरीमीटर ऑफ 18, तो पेरीमीटर 18 mm दिया हुआ है, तो आपको मालूम है कि 18 mm दिया हुआ है तो सभी बराबर होते हैं, ठीक है। तो 6 mm हो गया, 6 mm, और 6 mm इसका साइड्स हो गया, 6 से गुना कर देंगे, 2 से कट करेंगे तो 2, और 2 से हो गया 3, ठीक है। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू 6 हो जाएगा, फिर इसको 2 से करेंगे तो 3, यानी कि √3, 9√3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो 85 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, सरफेस फिनिश ऑफ जनरल ऑफ एक्सेल इन माइक्रोन, समबाहु त्रिभुज जो है क्वाड्रिलेटरल ऐसा होता है, ठीक है, ये समकोण होता है, ये आप याद रखेंगे, ये समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं आपस में, ऑल साइड्स आर इक्वल बिटवीन देम, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, सरफेस फिनिश ऑफ जनरल ऑफ एक्सेल इन माइक्रोन, ये भी आपका जो PDF हमने दिया है उसमें ये आंसर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ये 0.8 होता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, इन द कैम्बर रीडिंग, कैम्बर जो रीडिंग होता है, कभी अपने ICF कोच में करोजन सेक्शन में यदि आपने काम किया होगा तो आपने देखा होगा कि कैम्बर रीडिंग क्या होता है, कि जब एक ICF कोच होता है और चलते चलते क्या होता है कि इधर का जो बीच वाले के रेशियो में इधर का जो पोर्शन होता है वो डाउन हो जाता है, या इधर का जो पोर्शन होता है वो डाउन होता है, उसको हम लोग रिपेयर करते हैं, हेड स्टॉक को कट करते हैं, उसका पार्ट पिलर को कट करते हैं, पार्ट पिलर इधर का भी कट करते हैं, इसको धीरे ऊपर थोड़ा करते हैं जैक से, फिर उसको क्या करते हैं, पार्ट पिलर को वेल्डिंग करते हैं, हेड स्टॉक को वेल्डिंग करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट लिया जाता है हेड स्टॉक का जो नीचे का कोर होता है उससे, और ये सोल बार का कोर होता है उससे, इस मिडिल से इधर लेंगे, इस मिडिल से इधर लेंगे, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर हो गया डी, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, कुछ नए लोग भी हैं जो वीडियो देख रहे होंगे और आप चाह रहे हो कि हमसे जुड़ें, क्योंकि बार बार मैं टेस्ट में मटेरियल की बातें करता हूं, तो लास्ट में आपको बताया जाएगा कि कैसे हमसे जुड़ सकते हैं, तो कैसे आपको फी पेड करना है और कैसे टेस्ट होता है, ठीक है, आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, इन अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग विच फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स आर अलाउड टू पास थ्रू द मटेरियल, जो अल्ट्रासोनिक जो टेस्ट होता है, UST जिसको कहा जाता है, और जिसको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट भी कहा जाता है, और जो CMT मटेरियल के अंतर्गत इसका जो क्वेश्चन आता है, CMT से भी मटेरियल आपका बना हुआ है, जिनको नहीं मिला होगा मैसेज करेंगे, CMT का जो मटेरियल है PDF है आपको मिल जाएगा। और वर्कशॉप से रिलेटेड अगर कोई भी हो, चाहे कैरेज वर्कशॉप हो या वैगन वर्कशॉप हो, उनको लिए तो बहुत ज़रूरी है, उनके लिए तो ज़रूर ले लें और उसको याद करें, कुछ क्वेश्चन उसमें भी आ जाते हैं। क्वेश्चन 88 देखिए, इन अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग विच फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स आर अलाउड टू पास थ्रू द मटेरियल, जो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग होता है उसमें हाई फ्रीक्वेंसी का वेव छोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है हाई फ्रीक्वेंसी का वेव अगर छोड़ा जाता है तो इसका आंसर हो कितना, क्या हो जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी, और जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, कैलकुलेट नेट क्वालिटी प्रोक्योरमेंट ऑफ ए कैटेगरी सेफ्टी आइटम्स हुज CP इज 1/1/2020 एंड 31 December 2020 एंड डिमांड इज ड्यू टू बी सेंट ऑन 31/3/2021, यानी कि 1 March 2021। द ASE ऑफ आइटम इज 2400 नंबर एंड
SOH 1000 number and 550 number are to be received in a month of April 2021। यानी कि 550 रिसीव किया गया, ठीक है, और इतना मटेरियल आया, तो बस उसमें से जोड़ के उसमें 550 घटा देना है और वही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए कौन सा नंबर था? हाँ 89। दोनों को जोड़ना है हम लोगों को। जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे? जोड़ना है, ठीक है। 2400 जोड़ेंगे और 1000 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3400 और उसमें से 550 माइनस करिएगा तो 2800 550 हो जाएगा और यही इसका बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, सरप्लस आइटम आर। हमने स्टोर का जो मटेरियल दिया उसमें सरप्लस आइटम, डेड सरप्लस आइटम, ये बहुत सारे आइटम्स का जो है एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि देखिए वही से ये क्वेश्चन आ गया। और जिन जिन लोगों ने मटेरियल को पढ़ा, बढ़िया से अच्छी तरह से पढ़ा है, उनका तिरुपति में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया था, लेकिन दुर्भाग्य से ये कैंसिल हो गया। अगली बार भी रिजल्ट आएगा, कोई बात नहीं है। बस जो आपका मटेरियल पढ़ने का जो कैपेसिटी है, जो पढ़ रहे हैं, जो टेस्ट देते हैं, जो याद कर रहे हैं, वो कंटिन्यू यहाँ ही करना, न केवल कंटिन्यू करना है बल्कि उसको और डबल स्पीड करना है, क्योंकि जब एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है तो एग्ज़ाम होगा भी। ठीक है, चलिए सरप्लस आइटम उसको कहा जाता है जो 24 मंथ से वो मूव नहीं हुआ है, मतलब 24 मंथ से कोई उसको लेने वाला नहीं आया है, स्टोर में ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, तो 90 का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। इन UIC टाइप रबर, UIC देखिए जो LHB में भी मिलते हैं और ICF जो कोच होते हैं, इस तरह के ICF यदि कोच हैं और ये यहाँ जो है फॉल प्लेट है, ठीक है, और यहाँ पर दो रबर दिए जाते हैं, रबर एक इधर साइड में, और अगर ICF के ऐसे कोच हैं तो एक इधर साइड में रबर दिए जाते हैं, उसी को UIC रबर कहा जाता है। ठीक है, उसमें कितना mm जो है पाइप रबर जो है ख़राब हो जाएगा तो उसको ख़राब कर सकते। ख़राब कहाँ से होता है? नीचे से होता है, पत्थर से या किसी तरह से आपस में बफर से टकरा टकरा के क्या है क्रैक हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसके जगह पर जो है ना PVC फ्लोरिंग है, उसको गम लगा के जो सॉल्यूशन होता है उसको लगा के इसका रिपेयर किया जाता है, या उसी रबर से अगर फिट बैठता है तो उसी रबर से उसका रिपेयर किया जाता है। तो कितना mm तक उसमें क्रैक परमिसिबल है जिसको कि रिपेयर किया जा सकता है, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 300 mm तक अगर क्रैक है तो उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। इससे ज़्यादा है तो UIC रबर को निकालना है और उसके जगह पर नई UIC रबर लगाना है। ठीक है, एक ऊपर से होता है और दो नीचे से होता है, 3 रबर लगे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, ग्रुप फॉर्मेट अलोंग द ईड्स ऑफ वेल्डिंग बीड। वेल्डिंग बीड में जो ग्रुप फॉर्मेट होता है वो क्यों होता है, किसके कारण होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो अंडरकट जो एक होता है उसी की वजह से ग्रुप फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो इसका 92 का हो जाएगा सी। क्या होता है ग्रुप फॉर्मेट? जैसे ये वेल्डिंग है, एक्सेसिव करंट के कारण, करंट से वेल्डिंग कर रहे हैं तो इधर का मेटल गल जाएगा, इधर का मेटल गल हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा और इसमें होल हो जाएगा, यह मटेरियल हम जमा हो जाएगा, उसी को ग्रुप फॉर्मेट कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, इन ए स्क्रू जैक थ्रेड आर यूज। स्क्रू जो जैक होता है उसमें स्क्वायर थ्रेड का यूज किया जाता है, तो 93 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, 1 इंच इज इक्वल टू हाउ मेनी माइक्रोन्स। 1 इंच में कितने माइक्रोन्स होते हैं? तो 1 इंच में जो माइक्रोन्स होते हैं वो आपसे पूछ रहा है, तो 225,400। ठीक है, 25,400 इसका सी हो जाएगा, 25,400। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, विच टाइप ऑफ कोड आर यूज इन CNC प्रोग्रामिंग। जो CNC प्रोग्रामिंग होता है उसमें जी कोड यूज होता है, जी। ठीक है, 95 का हो जाएगा ए, 95 का ए। 96 देखिए, अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज हैज़ 5 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल एंड द पिच ऑफ स्क्रू इज 1 mm। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट निकालने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले ऊपर पिच दिया रहता है। पिच कितना है? 50। ठीक है, डिवीजन पिच कितना है? 1 और डिवीजन कितने हैं? 50। 1 में 50 से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा 0.02 आएगा। ठीक है, वही इसका आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो 96 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, विच वन इज करेक्ट फॉर कोडल लाइफ। कोडल लाइफ के संबंध में कौन सा करेक्ट है? और इससे आपको 4 क्वेश्चन याद हो जाएंगे इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो जो ट्रावर्सर्स जो होते हैं उसके कोडल लाइफ 25 ईयर्स होता है, लेकिन यहाँ कितना दिया हुआ है? 15। ये गलत हो गया, 25 इसको याद रखेंगे। एयर कंप्रेसर जो है
एयर कंप्रेसर जो होते हैं उसके 20 ईयर्स होते हैं, यानी कि बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद क्या है, ईओटी क्रेन का जो कोडल लाइफ होता है वो 36 होता है, ये यहाँ 50 लिखा हुआ है, ये गलत हो गया। उसके बाद जो ड्रिलिंग मशीन जो होते हैं उसके 20 होते हैं, लेकिन यहाँ 10 लिखा हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। तो इन सबको आप याद भी कर लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन कंप्यूटर आप चलाते होंगे, तो रिसाइकल बिन का क्या इस्तेमाल होता है, ठीक है। रिसाइकल बिन जो है वो क्या करता है, किसी भी फाइल को कंप्यूटर में यदि आप डिलीट करते हैं तो वो क्या करता है, वो अपने में स्टोर कर लेता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, स्टोर डिलीटेड फाइल्स। कभी भी उसको रीस्टोर करके आप वापस अपनी जगह पर ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए। फॉर्म्स इज यूज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर। जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर होता है डीसीपी रूल के अंतर्गत, तो उसमें अपॉइंटिंग ऑफिसर, प्रेजेंटिंग ऑफिसर, ये सब के अपॉइंटमेंट के लिए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म दिए गए हैं। तो जो अपॉइंटिंग ऑफिसर जो होते हैं उसके लिए कौन से फॉर्म यूज किए जाते हैं, तो वो होता है इसे अपॉइंटिंग ऑफिसर, ठीक है। अपॉइंटिंग ऑफिसर यानी कि SF8, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 99 का डी। 100 देखिए क्वेश्चन नंबर। ए कटिंग टूल मेड ऑफ हाई स्पीड स्टील यानी कि HSS हैज़ अ डायमीटर ऑफ 20 मीटर 20 mm, कैलकुलेट द सर्कमस्टांसेस। मतलब जो है इसका परिधि निकालना है, परिधि, ठीक है, सर्कमस्टांसेस। तो वो आपको एक दिया हुआ है डायमीटर, ये नहीं सोचना है कि HSS स्टील है या कुछ भी नहीं, आपको सोचना है कि 20 mm डायमीटर देना है, तो 10 mm इसका R हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जो सर्कमस्टांसेस जो होता है सर्किल में, वो 2 पाई R होता है। निकालने के लिए 2 इंटू पाई का जो वैल्यू है 22/7 है, R यानी कि 10। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 440 हो जाएगा टोटल, और नीचे हो जाएगा 7। इसको डिवाइड करेंगे तो 62.85 होगा, ठीक है। यहाँ 62.8 दिया हुआ है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे राजभाषा, ये भी सभी डिपार्टमेंट के लिए यूजफुल है, ये तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी यूजफुल है। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए। गुजरात, पंजाब, चंडीगढ़, ये सब बी रीजन में आते हैं, तो इसका आंसर बी हो गया। 102 देखिए। इन व्हाट ऑर्डर आर द नेम, बोर्ड, डिजिनेशन बोर्ड एंड इंफॉर्मेशन बोर्ड रिक्वायर्ड टू बी डिस्प्लेड एज पर रूल्स। रूल्स के अनुसार बोलता है कि कोई भी डिस्प्ले बोर्ड है या नेम बोर्ड है, ये सब पहले जो है रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए, उसके बाद हिंदी लैंग्वेज में होना चाहिए, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा ऑप्शन बी है, रीजनल, हिंदी, इंग्लिश। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए। वेन इज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड हिंदी डे बोलेगा तो 10 जनवरी, और इंडिया में पूछेगा तो 14 सितंबर, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए। विच डॉक्यूमेंट्स डज नॉट कम अंडर सेक्शन 33 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में 14 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, जिसको कि दोनों लैंग्वेज में कभी भी रिलीज करना है। तो एग्रीमेंट है, टेंडर नोटिस है, जनरल ऑर्डर भी है, लेकिन ये सर्विस रिकॉर्ड जो आप ज्वाइन किए होंगे रेलवे में, उस समय सर्विस रिकॉर्ड फिलअप किया जाता है और उसमें ये रूल नहीं लगता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 105। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कमिटी विच वाज फॉर्मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के जो अनुशंसा पर जो गठित समिति हुई थी, उसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो थे जीबी पंत, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत इनको कहा जाता है, गोविंद बल्लभ पंत। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 यानी इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर द आर्टिकल 343 एंड 351 दैट गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेज अवेलेबल। राजभाषा की जो नॉलेज देने वाले जो एनेक्चर हैं, आर्टिकल्स हैं, वो 9 है टोटल, ठीक है। और कहाँ है वो, पार्ट 7 में है। तो पार्ट 7 कौन सा है, ये है बी। तो 106 का क्या हो जाएगा, बी। आगे देखते हैं 107 क्वेश्चन नंबर। द नेम्स ऑफ दोज सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स हु एम्प्लॉय हैव एक्वायर्ड वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी बाई % ऑफ नोटिफाइड इन द गजट। उन्हें बोला गया है कि कौन सी जो कितना % किसी ऑफिस में कितने % लोग हिंदी का कार्य साधक ज्ञान, ठीक है, वर्किंग नॉलेज अगर हिंदी है तो उसको माना जाएगा, उसको माना जाएगा, उसको क्या माना जाएगा,
उसको नोटिफाई किया जाएगा गजट में, तो वो 80% अगर हिंदी का कार्य साधक कार्यालय है तो उसका जो है राजपत्र सूचना में अधिसूचित किए जाएंगे, यानी कि इसका सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। अंडर विच रूल ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 इट इज नेसेसरी टू रिप्लाई द लेटर रिसीव इन हिंदी। राजभाषा ने 1976 के किस नियम के तहत जो है प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में देना चाहिए? रूल है रेलवे में, यदि हिंदी में यदि आपको किसी प्रकार के लेटर लिए प्राप्त हुए हैं तो उसका उत्तर हिंदी में ही देना है, ठीक है। और ये राजभाषा के रूल, जो राजभाषा है उसका रूल जो है 5 में कहता है, रूल 5 याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, हु इज़ द प्रेजेंट डिप्टी चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी। ये राजभाषा से रिलेटेड आपको करंट अफेयर्स हो गया, और इसका जो आंसर है वो है श्री भारत, ये है बी, श्री भारत रूबरी महताब, भारत बड़ी महताब, ठीक है, इसका बी आंसर हो जाएगा। नाम कुछ जो है नए होते हैं तो उनको पढ़ने में थोड़ा कठिनाई होती है। द पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी इज करेंटली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सब कमेटी। 3 कमेटी में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो पूरा 110 क्वेश्चन जो तिरुपति वर्कशॉप में पूछे गए थे वो 2 पार्ट में खत्म हो गए हैं, ठीक है। अब जो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसलिए डाला गया है कि कुछ वैगन वर्कशॉप से भी रिलेटेड लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, और उनको कैरेज के क्वेश्चन देंगे तो उनके लिए किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं होगा, इसलिए उनको वैगन से क्वेश्चन दिए गए हैं ताकि उनका भी 110 क्वेश्चन टेस्ट में हो जाए। और जो भी टेस्ट यहाँ होता है, ठीक है, जो भी टेस्ट होते हैं पहले तो किसी न किसी डिवीजन डिपार्टमेंट में पूछे हुए क्वेश्चन से होता है, उसमें से कैरेज के क्वेश्चन को अलग किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन को भी अलग किया जाता है जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर राजभाषा को अलग किया जाता है, वैगन के क्वेश्चन को अलग किया जाता है। 4 पार्ट में क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अगर इन सब के पहले तो कैरेज का पहले तो अभी जो नया पैटर्न हमने अपनाया है टेस्ट का, उसमें 1 नंबर पर ऐसे क्वेश्चन रखे जाएंगे जो सभी डिपार्टमेंट के लिए यूज़फुल हैं, दूसरे नंबर पर कैरेज के रखे जाएंगे, तीसरे नंबर पर वैगन के रखे जाएंगे, और चौथा नंबर जो है वो राजभाषा सभी के लिए है। यहाँ तक क्या होता है कि CNW के लिए 110 क्वेश्चन पूरा हो जाता है। इसमें चेंज भी होता है, बहुत सारे क्वेश्चन ईजी होते हैं तो वो चेंज भी किया जाता है। अब वैगन वर्कशॉप से कुछ लोग जुड़े हुए हैं तो उनको यदि कैरेज के क्वेश्चन 25 आ गए तो इनको तो 110 नहीं पूरा हुआ, इनको 25 क्वेश्चन कम हो गए तो वैगन वाले के लिए 25 क्वेश्चन अलग से दिए जाते हैं। यदि कैरेज के क्वेश्चन 50 कम पड़ गए तो वैगन के लिए अलग से 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं, और जो क्वेश्चन वैगन के लिए अलग से दिए जाते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। उसी तरह कैरेज वर्कशॉप में यदि कोई काम करते हैं तो वैगन से यहाँ से 40 क्वेश्चन किसी डिवीजन में पूछ लिया गया और वही क्वेश्चन से टेस्ट हम ले रहे हैं, तो उन 40 क्वेश्चन की जगह पर अलग से वैगन के लिए फिर 40 से क्वेश्चन डाला जाता है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि उनको भी 110 क्वेश्चन में बराबरी का टक्कर देने का मौका मिला, और रिजल्ट में जो है वो भी 110 क्वेश्चन फेस करेंगे, CNW वाले भी 110 क्वेश्चन फेस करेंगे, वैगन वर्कशॉप वाले भी 110 क्वेश्चन फेस करेंगे। लेकिन CNW वाले के लिए ज़्यादा बेनिफिट है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए जाते हैं वो इन दोनों के लिए, दोनों डिवीज़न से, जो कोचिंग स्टॉक और वैगन स्टॉक से, वो उनके लिए बेनिफिशियल है। तो इस तरह से हमारा टेस्ट होता है। नए लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर 8121390916 ये आपको सेव कर लेना है, ठीक है। और हमसे अगर चैटिंग में लिखना है कि मुझे मटेरियल चाहिए, मैं इस डिवीज़न से हूँ, मेरा नाम ये है, ठीक है, तो आपको 3000 पहले पूरा मटेरियल का पेड करना है, जिसमें आपको 45 से लेकर 50 टॉपिक्स के पूरे मटेरियल मिलेंगे। टोटल चैप्टर इसमें आएंगे, ठीक है, कोचिंग स्टॉक आएंगे, वैगन स्टॉक आएंगे, राजभाषा आएंगे, वंदे भारत एक्सप्रेस आएंगे, ठीक है, इंसेंटिव आएंगे, स्टोर आएंगे, पास पीटीओ रूल, इंसेंटिव रूल, डिसिप्लिन अपील रूल, उसके बाद लीव रूल्स, वेल्डिंग, यूनिट मेजरमेंट, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, बहुत सारे चैप्टर हैं जो आपको मिलेंगे और जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब दिए जाते हैं। तो इसका 3000 चार्जेस, साथ में इसको अगर मटेरियल लेते हैं तो दूसरा क्या है कि दूसरा है 10 सेट प्रीवियस पेपर्स भी आपको दिए जाएंगे ताकि आपको पता चले कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा क्या है, एक रोल नंबर आपको दिया जाएगा जिसका इस्तेमाल आप टेस्ट सीरीज में कर सकते हैं। टेस्ट का अलग से फ़ी है 100 पर मंथ, ठीक है, 100 एक महीने में पेड करना है, और हर वीकली टेस्ट आपको हर संडे होगा। और जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं जिससे वीडियो बनाया है, इसी तरह का क्वेश्चन आपको टेस्ट में मिलेगा, और जिससे आपका
अगर आप 30 से 35 टेस्ट अगर आप दे देते हैं तो आपको कोई नहीं पकड़ सकता है, रिजल्ट कोई नहीं आपको रोक सकता है, ठीक है। हालांकि हाँ, यहाँ 117 टेस्ट हो चुके हैं, 117 टेस्ट। तो जितने जो 117 टेस्ट जो दे लिया है जिन्होंने, उनको कोई नहीं हरा सकता है डिपार्टमेंटल में, चाहे AWM की तैयारी कर रहे हो, AME की या JEE की, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। 117 क्वेश्चन में 110 से गुना कीजिए, इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसमें हैं। और साथ में जो मैं अलग से क्वेश्चन जोड़ता हूँ वो भी हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं और इसको आप पढ़ लेते हैं तो कोई आपको छू नहीं सकता है। साथ में मटेरियल भी दिया जाता है, रिकॉर्डेड क्लास का वीडियो लिंक दिया जाएगा जिसमें कुछ अपलोड होता है वीडियो, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। अलग से एक फ़ोन नंबर भी दिया जाएगा, कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो तो ये जो नंबर है जो हमने आपको दिया बहुत ही जनरल है, बहुत सारे मैसेज आते हैं, फ़ोन्स आते हैं, कॉल्स आते हैं, तो अलग से भी नंबर आपको दिया जाएगा। तो इस तरह से आपके ट्रीटमेंट किए जाते हैं। और जो भी यहाँ से जुड़ता है लग सबका रिजल्ट होता है यदि आपने दिल से पढ़ा हो, क्योंकि इतना पढ़ाई यहाँ कराया जाता है कि इतना पढ़ने के बाद रिजल्ट ना हो ऐसा चांस ही नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि एग्ज़ाम ही कैंसिल हो जाए, जैसे तिरुपति वर्कशॉप में हुआ, कोई क्वालिफाई नहीं किया। लेकिन यदि हमसे जुड़े हुए वहाँ ज़्यादा लोग होते हैं, जितने सीटें हैं, तो पक्का वहाँ ये एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता। तो इस तरह से आपकी तैयारी करा देती है। जुड़ना के लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर फिर से ये बता दिया गया है और उस पर जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। किसी न किसी वीडियो में फिर अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।